हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी का एक नया टॉपिक, छोटा मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। असल में हम जब हार्ट पढ़ेंगे तो हमको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी कि ब्लड क्या क्या करता है क्या नहीं करता है। तो इसलिए पहले मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक पढ़ा दूँ। पहले मैं आपको ब्लड पढ़ा दूँ या रक्त पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप पढ़ा दूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको हार्ट पढ़ाऊँ या परिसंचरण तंत्र पढ़ाऊँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये टॉपिक है बायोलॉजी का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिसको बोलते हैं ब्लड या खून। खून किस चीज का बना होता है? तो खून में दो चीज होती है, एक ठोस पदार्थ होता है और एक होता है उसका तरल पदार्थ। जो तरल पदार्थ रहता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, या खून के पानी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जो ठोस पदार्थ रहता है वो होती है उसमें उपस्थित सेल्स। कौन कौन सी? रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल। ये तीन सेल जो होती है उसके ठोस पदार्थ, और प्लाज्मा होता है उसका पानी। हम इसको स्टार्ट करने से पहले ये समझ लें कि ब्लड का काम क्या है। तो ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि शरीर में जितनी भी चीज हम इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, उनको शरीर के तमाम भागों तक पहुंचाना। सिंपल। ऑक्सीजन हम नाक से लेते हैं, फेफड़े तक आती है, और फेफड़े से लेके उस ऑक्सीजन को शरीर के सारे भागों में कौन पहुंचाता है? खून। कैसे पहुंचाता है अभी देखेंगे। खाना खाते हैं, पेट में पचता है, ग्लूकोज जो आता है उसको पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? खून। तो इसलिए कभी भी मैक्सिमम जितनी भी चीज है जो शरीर के सारे हिस्सों में पहुंचाती है, वो सबसे ज्यादा उनको ले जाने वाला काम कौन करता है? वो करता है खून। भले वो कैल्शियम, भले वो मिनरल हो, प्रोटीन हो, ग्लूकोज हो, या कुछ भी हो, अन्य और चीज, उनको सबको ले जाने का काम कौन करता है? खून करता है। तो अभी देखते हैं क्या प्लाज्मा जो है, टोटल खून जो है उसका कितना प्रतिशत है? 55%। यानी जितना कुल प्लाज्मा हमारे बॉडी में है, यानी कुल खून जितना है उसका 55% क्या है? प्लाज्मा है। यानी अगर 100 ग्राम खून निकालोगे तो उसमें से 55 ग्राम क्या होगा? प्लाज्मा होगा, और 45 ग्राम क्या होगा? सेल्स होंगी। बात समझ में आ रही है? 55% क्या होगा? प्लाज्मा, और 45% होगी सेल। और इस 55% प्लाज्मा में भी इस 55% का 90% क्या होगा? पानी, H2O। क्या होगा? पानी। ये क्वेश्चन दोनों ही बार बार आते हैं, तो आपको याद रखना है क्या करना है। प्लाज्मा खून का 55% है, और इस 55% का 90% क्या है? पानी। और बची वाली चीज क्या होगी? ग्लूकोज, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, बाकी चीज होगी। और 55% खून का, कुल खून का 55% क्या होगा? सेल्स होगी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हमें इसको देख लेगा बारी बारी। रेड ब्लड सेल, इनको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। इसका नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इसकी जीवन कितना है? जीवन है 120 दिन। 120 दिन आप याद रखना। जब मैं आपको अंग प्रत्यारोपण समझाऊंगा, यानी किसी अंग को ट्रांसप्लांट करते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में, तो क्यों ब्लड ग्रुप मिलाते हैं, वो आपको पता लगेगा। किससे? रेड ब्लड सेल से। तो लगातार बने रहें। इनको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। ये सबसे ज्यादा पाई जाती है मानव शरीर में। सबसे तीनों सेलों में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौन सी है? रेड ब्लड सेल। इसमें नाभिक नहीं रहते, यानी न्यूक्लियस रहित। न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर। जब किसी चीज में न्यूक्लियस नहीं होता तो उसमें डीएनए नहीं होता, और जब उसमें डीएनए नहीं होता तो उसको हम रिक्रिएट नहीं कर सकते, नई नहीं बना सकते। मतलब ये बॉडी के अंदर बनती है सेपरेट, ये विभाजित नहीं होती, हर बार नई बनती है। ठीक है। इसमें कलर होता है, इसमें कलर होता है, और वो कलर कौन सा होता है? लाल। और वो लाल कलर आरबीसी का किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन क्यों बनता है? आयरन की वजह से। वो हमने देखा था। आरबीसी नाभिक नहीं होता, कलर होता है, कलर होता है लाल। लाल होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन किससे बनता है? खून से। ठीक, सॉरी, आयरन से। O2 ले जाने का काम, ऑक्सीजन ले जाने का काम शरीर में कौन करता है? यही रेड ब्लड सेल करती हैं। रेड ब्लड सेल में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, जिसमें आयरन पाया जाता है, वही शरीर में क्या करता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। कैसे? वो देखो। आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनता है, क्या बनता है? ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये बॉन्ड रिवर्सिबल है। ये निशान आप देख रहे हैं, दोनों तरफ तीर बना रखे। रिवर्सिबल मतलब ये ऐसा हो जाता है और ये ऐसा हो जाता है। तो जब ये बॉन्ड यहां बनता है फेफड़ों में रक्त के साथ, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के शरीर के तमाम हिस्सों में चली जाती है। और जब तमाम हिस्सों में जाती है तो जाने के बाद जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वहां जाके ये बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। और इसकी ऑक्सीजन क्या होती है? वो सेल अपने अंदर ग्रहण कर लेती। क्या कर लेती? वो सेल अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, और ग्रहण करके इसको क्या करती है? हीमोग्लोबिन को छोड़ देती है अलग। और हीमोग्लोबिन पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिनो हीमोग्लोबिन बॉन्ड।
और वो भी रिवर्सिबल है, और ऑक्सीजन को लाके वो वापस क्या करता है, फेफड़ों में छोड़ देता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को लाके क्या करता है, फेफड़ों में छोड़ देता है, और वापस ये प्रक्रिया चलती रहती है, यहाँ से ऑक्सीजन ले जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लाते रहता है। यानी आपने एक चीज गौर की होगी कि शरीर में गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय मतलब गैस का लेन देन कितनी जगह हो रहा है, दो जगह, एक जगह हो कहाँ, फेफड़ों में, और एक जगह सेल्स के लेवल पर। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि ऑक्सीजन का लेन देन या गैसीय विनिमय कितनी बार होता है शरीर में, तो दो बार होता है, एक जगह कहाँ, फेफड़े में, दूसरी जगह होता है सेल्स में, ये ध्यान रखें आप। और ये दोनों ही बॉन्ड क्या है, रिवर्सिबल है, स्थायी नहीं है। पर यदि ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, CO के साथ रिएक्शन करता है, तो वो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये देखो सिंगल निशान लगाया है, यानी ये बॉन्ड रिवर्सिबल नहीं होता। रिवर्सिबल मतलब अब एक बार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ गया तब वो टूटेगा नहीं, बॉडी में टूटेगा नहीं, तो क्या होगा, टूटेगा नहीं तो शरीर में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वो स्थायी बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और जब इसकी मात्रा धीरे धीरे शरीर में कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा जब ऑक्सीजन को शरीर में ले जाने के लिए कोई हीमोग्लोबिन नहीं बचेगा, क्योंकि सारे हीमोग्लोबिन ने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ स्थायी बॉन्ड बना लिया। और फिर ऐसी स्थिति में शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और आदमी की क्या हो जाएगी, मृत्यु। इसीलिए इस धुएं में पाई जाने वाली ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको जहरीली गैस कहते हैं। किस लिए, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी बॉन्ड बनाती है, और स्थायी बॉन्ड बना के आदमी की क्या कर देती है, मृत्यु कर देती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जहरीली गैस बोलते हैं। इतना समझ में आया। यानी ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, दोनों के साथ हीमोग्लोबिन का अस्थायी बॉन्ड होता है, रिवर्सिबल बॉन्ड होता है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ स्थायी बॉन्ड होता है। और ये क्वेश्चन इतनी बार आता है कि आप पूछिए मत। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब ये देखते हैं कि रेड ब्लड सेल कहाँ बनती है। मैं आपको ये बताता हूँ, जितनी भी मोटी और बड़ी हड्डियां शरीर में पाई जाती हैं वो सारी हड्डियां अंदर से खोखली रहती है, और उसमें दो तरह की, जो हड्डी का जो खोखलापन है उसको दो तरह से बोलते हैं, बोन कैविटी बोलते हैं उसको। कैसे बोलते हैं, बोन कैविटी। और उन बोन कैविटी के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं बोन मैरो। आपने काल पिक्चर देखी होगी, और उसका बोन मैरो खराब रहता है, किसका, वो हीरो का, विवेक ओबरॉय का। इसके अंदर, हड्डी के अंदर वो जो जगह पाई जाती खाली, उसको बोलते हैं बोन कैविटी। और बोन कैविटी के अंदर जो तत्व पाया जाता है उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो का कलर दो होता है, एक येलो और दूसरा रेड। तो जो लाल अस्थि मज्जा है, जिसको अस्थि मज्जा हिंदी में बोलते हैं, लाल अस्थि मज्जा के अंदर क्या बनती है, रेड ब्लड सेल बनती है। समझ में आया। हड्डी लंबी मोटी, अंदर से खोखली, खोखली वाली जगह में रेड बोन मैरो, और उसी में क्या बनती है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आगे चलते। अब हम चलते WBC। अच्छा, मैं आपको ग्लूकोज और पढ़ाऊंगा कि कैसे लैक्टिक एसिड अभी शरीर में बनता है तो आपको थकान महसूस होती है। WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइड। इसकी उम्र कितनी, 3 से 4 दिन। ल्यूकोसाइड 3 से 4 दिन जिंदा रहती है। नाभिक होता है मतलब ये विभाजित हो सकती है, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे। और विभाजन होता है, कलर भी होता है। इसमें कलर नहीं होता। कलर किसमें होता है, रेड ब्लड सेल में कलर होता है, और यहाँ कलर नहीं होता। और इसको हम बोलते हैं शरीर की मिलिट्री या शरीर की सेना। क्यों, क्योंकि ये रोगाणुओं से लड़ने के लिए मेहनत करती है। अब मैं आपको इसकी पूरी रामायण सुनाता हूँ कैसे लड़ती है। जब पहली बार कोई रोगाणु शरीर के अंदर घुसता है, मान लो कोई बीमारी करने वाला बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुसा, वो बैक्टीरिया पहना है सफेद शर्ट काली पैंट। क्या पहना है, सफेद शर्ट काली पैंट। तो WBC का जो सेल है वो दौड़ के दिमाग के पास जाएगी और दिमाग से पूछ के आएगी कि ये जो सफेद शर्ट काली पैंट वाला व्यक्ति है, क्या ये दोस्त है या दुश्मन है। तो दिमाग ने बोला ये दुश्मन है, तो WBC उसको क्या कर देगी, खराब, और उस जानकारी को स्टोर कर लेगी। कैसे, कि अगली बार सफेद शर्ट काली पैंट वाला कोई व्यक्ति आता है तो दिमाग ने पहले ही बता दिया कि क्या है, दुश्मन, इसको टपका देने, इसको मार डाला। तो क्या होता है, जब दूसरी बार कोई आदमी घुसता है तुरंत मार देता उसको। तो इस तरह से ये जानकारी इकट्ठी कर लेती। तो होता यह है कि जब भी हमारे शरीर में कोई हमको बीमारी फैलाने वाला तत्व, वायरस या बैक्टीरिया घुसता है जिसकी जानकारी उसके पास है, और जानकारी नहीं, वो दौड़ के जाके दिमाग से जानकारी लेती है और उसको मारने का काम करती है। इसलिए इसको प्रतिरक्षा तंत्र की रक्षक भी कहते हैं, शरीर की सेना भी कहते हैं। पर आप गौर करो, एड्स के लिए ये WBC सही से काम नहीं कर पा रही है। उसकी वजह समझो। एड्स एक ऐसी बीमारी है
जो आपको कोई बीमारी नहीं देती, वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देती, डाउन कर देती, कमजोर कर देती बहुत, जिससे आपको दूसरी बीमारियां लग जाती हैं और आप मर जाते। वो कैसे होता है सब। एड्स का होता है वायरस। एड्स का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना। एड्स का होता है वायरस। उस वायरस की एक आदत है कि वो 1 सेकंड में कई बार कपड़े बदलता है। यानी WBC ने उसको देखा कि ये काली शर्ट सफेद पैंट पहना है, दौड़ के दिमाग के पास गई, पूछ के आई कि काली शर्ट सफेद पैंट वाला आदमी दोस्त है कि दुश्मन, दिमाग ने बोला दुश्मन, मारो। वो वापस लौट के आई जब तक वायरस ने, एड्स के वायरस ने कपड़े बदल लिए। इस बार पीली शर्ट काला पैंट पहन लिया। अब WBC फिर परेशान, फिर दौड़ के गई, फिर उसने बोला इसको भी मारो। जब तक आई फिर उसने कपड़े बदल लिए, फिर आई लौट के, फिर कपड़े बदल लिए। मतलब वो इतनी बार कपड़े बदलता और इस पैटर्न से बदलता, तो ना तो उसका पैटर्न ही हम ट्रैक कर पा रहे हैं और ना ही उसके कपड़े ट्रैक कर पा रहे हैं। तो WBC उसके चक्कर में दौड़ दौड़ के क्या हो रही है, परेशान हो जाती है। और इतनी परेशान हो जाती, थक जाती है, यानी हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उसके मारने के प्रयास करने के चक्कर में डाउन हो जाता, कमजोर पड़ जाता है। और आखिर में इतना कमजोर पड़ जाता है कि बाकी दूसरा बीमारी का जो रोगाणु है या जो बीमार करने वाला तत्व हमारे शरीर में घुसता था, हम उसको भी नहीं मार पाते हैं और हमारी बीमारियां ठीक होना फिर क्या होती है, बंद हो जाती है और फिर हम मर जाते हैं। ये सिंपल सा क्या था फंडा एड्स का। एड्स के वायरस का पैटर्न नहीं पकड़ पा रहा है और दुनिया में अभी कोई नहीं पकड़ पाया। और ये पक्की बात है कि जो भी इसकी बीमारी का इलाज ढूंढेगा उसको नोबेल प्राइज तो मिलेगा। ये समझ में आया WBC का क्या फंडा है। तीसरा देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मतलब इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इनको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इनकी उम्र होती है 8 से 9 दिन। ब्लड कोटिंग, जो ब्लड का थक्का बनता है, जिसका स्ट्रक्चर हमने देखा था जाल इस टाइप से बनता है, उसमें सबसे ज्यादा ये थ्रोम्बोसाइट ही फंसती है। सबसे ज्यादा क्या फंसती है, थ्रोम्बोसाइट ही फंसती है। तो ये खून का थक्का जमाने की आवश्यक होती है। आपने देखा होगा बार बार क्वेश्चन आता है, डेंगू में क्या होती है, प्लेटलेट्स कम होते रहते। यानी डेंगू की बीमारी जो है वो किसकी वजह से हो रही है, प्लेटलेट कम होने की वजह से हो रही है। यानी प्लेटलेट कम हो जाती है तो आपको डेंगू हो जाता है, या डेंगू हो जाता है इसलिए आपको प्लेटलेट्स कम हो जाता है। ठीक है, ये भी बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो आप समझ गए। स्प्लीन क्या होता है, प्लीहा। एक प्लीहा एक जगह होती है जिसमें अगर एक्स्ट्रा ब्लड में RBC होती तो उनको क्या कर दिया जाता, उसमें स्टोर कर दिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। और मरी हुई RBC या एक्स्ट्रा RBC को मारने का काम भी क्या होता है, प्लीहा में करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, खून का या ब्लड सेल्स का क्या बोलते हैं, कब्रगाह भी बोलते हैं। तो ये स्प्लीन क्या है, RBC को स्टोर करती है इसलिए ब्लड बैंक, और एक्स्ट्रा वाले को मारती है इसलिए कब्रगाह। अब आपको मैं 2 चीज और समझाता हूं। एक तो RBC की कमी से हमको होती है एनीमिया, और एक RBC के गड़बड़ होने से क्या होता है, थैलेसेमिया। दोनों चीज समझते हैं। अनीमिया कैसे होता है, अनीमिया मतलब खून की कमी। मैंने आपको जब विटामिन B12 पढ़ाया था कि अगर शरीर में आयरन की कमी होगी तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो रेड ब्लड सेल परिपक्व नहीं होंगी या नहीं बनेगी, और जब रेड ब्लड सेल नहीं बनेगी तो रेड ब्लड सेल का कलर ही लाल होता है, तो शरीर में उनकी कमी हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं खून की कमी हो जाना। और खून की कमी होने के कारण ही शरीर में क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। क्लियर। दूसरा, यदि रेड ब्लड सेल के स्ट्रक्चर में, हर आदमी का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही रेड ब्लड सेल के एक स्ट्रक्चर होता है, अगर उसके स्ट्रक्चर बदलता है, गड़बड़ होता है, तो उस स्ट्रक्चर को बदलने का या उसके साइज और शेप में परिवर्तन आने की बीमारी को हम बोलते हैं थैलेसेमिया। क्या बोलते हैं उसको, थैलेसेमिया। बहुत ज्यादा बार आपसे टिक लगाने वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया। अमोनिया जो बीमारी है वो जेनेटिक नहीं है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता, वो हास्यृत रोग है, किसी चीज की कमी से होता है। पर जो थैलेसेमिया है, यानी रेड ब्लड सेल के शेप साइज में गड़बड़ी हो जाने की, वो जेनेटिक बीमारी। जेनेटिक बीमारी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। अगर बाप को है तो बच्चे को हो जाएगी, माता को है तो उसके बच्चे को हो जाएगी। समझ में आ रहा है। थैलेसेमिया क्या है, अमोनिया अनीमिया क्या है, और नाभिक नहीं होने के कारण रेड ब्लड सेल विभाजित नहीं होती। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो ग्लूकोज है, ये प्लाज्मा है, इसका पाचन शरीर में प्लाज्मा के थ्रू ये ग्लूकोज का पाचन कैसे होता है, अभी हम समझ, बाकी चीज को मिटा रहा हूं, बस इतने में आपको समझ में आ जाता है। चलिए, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। फॉर्मूला आपको याद रखना ठीक, नहीं रखना ठीक, पर मैं आपको बस समझा रहा हूं। C6H12O6 ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या होता है, पाचन होता है। बॉडी इसका क्या करती है, पाचन करती है। और पाचन करने के बाद CO2 और H2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बाहर निकाल देते हैं, और पानी जिसका हम शरीर में उपयोग कर लेते हैं,
ये दोनों ही क्या करते बनते हैं और एक तत्व बनता है जिसको बोलते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बनता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये एनर्जी का मॉलिक्यूल है। जब भी शरीर में जहां भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, शरीर में पाई जाने वाली सेल इसको ऑब्जर्व करती है और सेल में ये कहाँ रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया इसको तोड़ती है किस रूप में? एडीपी और एनर्जी। एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एनर्जी में, एनर्जी को शरीर यूज कर लेता है और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट वापस बाहर निकल जाता है जो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में वापस शरीर में। तो ये प्रक्रिया कहाँ चलती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में चलती है। इसलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम शरीर का पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि वह एनर्जी जनरेट करता है किसके थ्रू? एटीपी को एडीपी में बदल के। इन दोनों का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ध्यान रखें। ये समझ में आ गया ग्लूकोज। ये जो पानी निकला किसके पाचन से निकला? C6H12O6 या ग्लूकोज के पाचन से या कार्बोहाइड्रेट के पाचन से निकला। आपने ऊंट देखा होगा, ऊंट का एक कुबड़ होता है जिसको हम्प बोलते हैं। ऊंट का एक कुबड़ रहता है, उसमें भरी रहती है बसा यानी फैट, और आवश्यकता अनुसार वो बसा को क्या करता है? तोड़ तोड़ के एनर्जी लेते रहता है। और जब भी बसा निकलेगी, ये बसा भी किसका ही रूप है? C6H12O6 ही। तो जब वो उसको बार बार तोड़ते रहता है तो उसके बदले में उसमें निकलता पानी निकलेगा और वो पानी निकलते रहता है। इसलिए ऊंट उस पानी का उपयोग अपने शरीर में करते रहता है और महीनों से क्या नहीं पीता? पानी नहीं पीता। तो आपको ये फंडा भी समझ में आ गया कि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए कैसे जिंदा रह सकता? तो ऐसे क्योंकि उसकी कुबड़ में जो फैट पाई जाती है उसको तोड़ के वो एनर्जी लेते रहता है और उसमें निकलने वाले पानी का उपयोग करता है। ठीक। अब जो लैक्टिक एसिड है ये शरीर में कैसे बनता? जब हम दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाते समय आपने देखा होगा कुछ मीटर हम दौड़ते हैं तो हम नाक से सांस लेते हैं, फिर कुछ और मीटर दौड़ते हैं तो मुंह से भी सांस लेने लगते हैं, और उसके बाद कुछ और मीटर दौड़ते हैं तो फिर हम सांस के लाले पड़ जाते हैं, सांस लेते नहीं बनता, जीभ बाहर आ जाती है और हम थक के बैठ जाते हैं। यानी जब आप शुरू में दौड़ना चालू करते हो तो थोड़ी देर बाद पता लगता है शरीर को कि ये दौड़ रहे हैं और एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता है। तो ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा मतलब हर सेल में एटीपी को भी तोड़ना पड़ेगा, और इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन, पर नाक में 2 ही छेद, फिर आप मुंह खोल देते हो, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती। और एक समय अब ऐसा आता है कि वो मुंह और नाक की ऑक्सीजन मिला के काम नहीं चल पा रहा है और एनर्जी की जरूरत तो चाहिए। तो फिर शरीर क्या करता है? एनर्जी की पूर्ति करने के लिए बिना ऑक्सीजन के ही क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ देता है। और जब बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ देता है तो एनर्जी मिलने के बाद जो बाई प्रोडक्ट, उत्पाद, एनर्जी मिलने के बाद जो बचा हुआ उत्पाद होता है वो होता है लैक्टिक एसिड C3H6O3। कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले से मिल रहा है, देखो कुछ चीज ही इसमें से टूटी है और इसमें बाद में ऑक्सीजन मिलेगी तो क्लियर हो जाएगा, इसमें बाद में ऑक्सीजन मिलेगी क्लियर हो जाएगा। पर जब हम दौड़ भाग के बैठते हैं तो इसका भी क्या होगा? शरीर में निर्माण हो जाता है और ये हमारे जोड़ों पे जाके क्या होता है? जम जाता है। और जब हम रेस्ट करते हैं, दौड़ के आते हैं तो हमारे हाथ पैर दुखते हैं, शरीर दुखता है। तो किसकी मौजूदगी के कारण दुखता है? इस लैक्टिक एसिड की। और ये लैक्टिक एसिड क्यों बनता है? शरीर में बिना ऑक्सीजन के क्या करना? ग्लूकोज को तोड़ देना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये था आपका ब्लड। अब आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाना है मुझे, और ब्लड ग्रुप पढ़ाने के बाद फिर हार्ट पढ़ाना है या परिसंचरण तंत्र पढ़ाना है, तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो को वेट करें।